हेलो फ्रेंड, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल एसएस क्लासेस पर, जहां पर आज हम लेकर आए हैं विद्या निवास मिश्र द्वारा लिखित निबंध अस्ति की पुकार हिमालय। उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2021 से संबंधित हमारी ये क्लासेस चल रही है। तो अगर हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो इन नंबर्स पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, जहाँ पर आपको हम यहाँ पर क्रैश कोर्स के माध्यम से संपूर्ण सिलेबस को कवर कराएंगे। तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। काफी लोगों ने ज्वाइन भी किया है। अगर आप भी करना चाहते हैं इन नंबर्स पर व्हाट्सअप करके संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। थोड़ी सी फीस है, बिल्कुल 999 रुपये, बहुत कम फीस है। इससे ज़्यादा, इससे भी कम फीस आपको देखने को कहीं नहीं मिलेगी। तो आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा इस कोर्स को, अगर आप एक क्रम से और सभी विषयों का अध्ययन करना चाहते हैं। चलते हैं आज के टॉपिक पर। अस्ति की पुकार हिमालय निबंध के से की समीक्षा करेंगे। विभिन्न बिंदुओं पर हम इसके महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन करने वाले हैं। अगर आप इसका जो मूल पाठ पढ़ना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हम इसका मूल पाठ आपको देंगे। तो चलते हैं आज के टॉपिक पर। विद्या निवास मिश्र का निबंध अस्ति की पुकार हिमालय। तो इस निबंध को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम डॉक्टर विद्या निवास मिश्र के जो महत्वपूर्ण निबंध है, जिनसे बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, क्रम से लगाने के लिए प्रश्न बहुत आते हैं, तो इन निबंधों को एक बार जरा हम देख लेते हैं। तो इनका सबसे पहले है निबंध इनका चितवन की छां 1953। जो इम्पोर्टेंट है उनको जरूर उनका ईयर याद रखिए, क्रम से लगाने के आते हैं। हल्दी धूप 1955, कदम की फूली डाली 1956, तुम चंदन हम पानी 1957, आंगन का पंछी बंजारा मन 1963, मैंने सिल पहुंचाई 1966, बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं 1972, मेरे राम का मुकुट भीग रहा 1974, परंपरा बंधन नहीं 1976, कटीले तारों के आर पार 1976, कौम तुम फुलवा बीननहारी 1980, निज मुख मुकुर 1981, भ्रमरानंद के पत्र 1981, और तमाल के झरोखे से 1981 में इन्होंने लिखा। अस्मिता के लिए लिखा 1981 में। संचारणी इनका निबंध है 1982 में। अंगद की नियति 1984, लागो रंग हरी 1985, गांव का मन 1985, नैरंतर और चुनौती 1988 इनका ये निबंध है। उसके बाद आगे इनके महत्वपूर्ण जो निबंध हैं वो आते हैं। उसके आता है संचारणी, हमने पढ़ लिया। उसके बाद नैरंतर और चुनौती, शेफाली झर रही 1989, भाव पुरुष श्री कृष्ण 1990, सोहम, जीवन अलभ्य जीवन सौभाग्य, नदी नारी और संस्कृति, फागुन दुईरे दिना, बूंद मिले सागर में 1994, पीपल के बहाने 1934, सीरीज की याद आई 1995, भारतीय चिंतन धारा 1995, साहित्य का खुला आकाश 1996, लोक और लोक का स्वर 2000 में लिखा इन्होंने। रथ यात्रा 2002 में, गिर रहा आज पानी 2001 में, स्वरूप विमर्श 2001, गांधी का करुण रस 2002 में लिखा, थोड़ी सी जगह दें 2004 में लिखा, कितने मोर्चे 2007 में, और साहित्य के सरोकार 2007 में लिखा इन्होंने। तो विद्यानिवास मित्र जी तो भ्रमरानंद उपनाम से श्री नारायण चतुर्वेदी जी को पत्र लिखते थे। ये पॉइंट भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और इनका जो प्रथम निबंध संग्रह है चितवन की छां, ठीक है, ललित निबंधकार के रूप में ये काफी प्रसिद्ध हुए। अस्ति की पुकार हिमालय, इस निबंध के अगर हम सारांश की बात करते हैं यहाँ पर कि क्या इसका विषय क्या है, क्या लिखने की कोशिश की यहाँ पर विद्यानिवास मिश्र ने, इसके माध्यम से क्या कहना चाह रहे हैं, तो इसके विषय में चलते हैं। तो विद्यानिवास मिश्र जी का ये जो निबंध है भावनात्मक निबंधों की श्रेणी में आता है, ठीक है। क्योंकि ये ललित निबंधकार हैं और ये भावनात्मक निबंध की श्रेणी में आता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। इस निबंध में उन्होंने कालिदास के द्वारा रचित जो नाटक जो कुमार संभवम है, कुमार संभवम की एक पंक्ति आती है कि अस्य उत्तरस्याम दिशि देवात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजा, ठीक है। ये पंक्ति ध्यान रखिएगा। ये अस्ति उत्तरस्याम दिशि देवात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजा को सामने रखकर प्रतिपादन किया। इसमें लेखक ने समाज में व्याप्त जो अनेक समस्याएं हैं, इन समस्याओं को उठाया। और इस जो पंक्ति की पहला शब्द है अस्थि, इसी अस्थि को लेकर के इन्होंने इस अस्थि की पुकार हिमालय कोई वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कुछ महत्वपूर्ण बातों को यहाँ पर वो उठाने की कोशिश करते हैं। तो चलते हैं, इसमें हम देखते हैं कि क्या वर्णन किया इन्होंने, ठीक है। तो ये पंक्ति ध्यान रखिएगा, कुमार संभवम की इस पंक्ति से ही इन्होंने इस निबंध की शुरुआत करने की कोशिश की। इस पंक्ति के पहले शब्द से ये इसका, इसलिए इसका अस्थि, अस्थि का मतलब है होता है। है हम किस में प्रयोग करते हैं, वर्तमान काल से संबंधित होता है, ठीक है। तो संस्कृत भाषा में कहते हैं अस्थि के बिना काव्य पूर्ण हो जाता है, अस्थि के बिना भी काव्य पूर्ण हो जाता है। लिखते हैं कौन, विद्यानिवास मिश्र। उसमें हिंदी या अंग्रेजी की तरह अस्थि की समानार्थक क्रिया देने की आवश्यकता नहीं है।
कालिदास अपने ग्रंथ का निर्माण करते समय शब्दों को बिखेरते नहीं हैं और अपने ग्रंथ का अंतिम श्लोक लिखने जा रहे हैं और बिना जरूरत पूर्ण होने का भाव सिर पर सवार हो गया। इसलिए तो कालिदास या हिमालय में कहते हैं विद्यानिवास मिश्र कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसलिए उसकी खोज करनी चाहिए। तो कई वर्ष पहले लेखक को राहुल जी के साथ का एक संस्मरण, एक कुछ बातें याद आती हैं कि जो स्वर्गीय राहुल जी के साथ रहने का कहते हैं सौभाग्य प्राप्त हुआ। वे इस निबंध के माध्यम से कहते हैं कि हिमालय मुझे बुला रहा है, अपने अपना काम समेटिए, अब यहाँ काम नहीं हो सकता। तो कहते हैं कि राहुल जी जैसा ऐसा नास्तिक, यानी कि कहते हैं हिमालय मुझे बुला रहा है, अब अपना काम समेटिए, अब यहाँ ये काम यहाँ नहीं हो सकता। तो ऐसे नास्तिक आदमी को हिमालय का बुलावा विश्वास नहीं होता, ऐसा विद्यानिवास मिश्र जी लिखते हैं कि ऐसे नास्तिक आदमी को अगर हिमालय का बुलावा है तो कहते हैं ये बात थोड़ा सा समझ के बाहर है। तो कहते हैं आखिर हिमालय देवताओं की आत्मा है। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार कहते हैं उसमें लिखा है कि हिमालय साक्षात भगवान विश्व वासुदेव का विग्रह है। तो राहुल जी किसी वस्तु के अस्तित्व बोध पर अधिक विश्वास रखते थे, ऐसा लिखते हैं विद्यानिवास मिश्र। ठीक है, क्योंकि कहते हैं कि वे हिमालय को भारतीय जीवन प्रवाह का स्रोत मानते हैं, जिसमें भाषा, संस्कृति, समाज चेतना, ऐसा सभी कुछ शामिल है, जिसका समष्टि चैतन्य से संभव हो। राहुल जी उस चीज को मानते थे। तो कहते हैं राहुल जी के लिए जीवन भर हिमालय भूत या भविष्य नहीं, केवल अस्थि स्वीकारते। अस्थि मतलब वर्तमान है उनके लिए। लेखक कहता है मैंने कुमार संभव और हिमालय की कथाएं पढ़ी और हिमालय राजा की कहानियां भी सुनी, लेकिन मुझे हिमालय की तरफ से कभी बुलावा नहीं मिलता। शायद ये शहरों में व्याप्त ध्वनि प्रदूषण के कारण मुझे वह आवाज सुनाई नहीं पड़ती। मुझे ही नहीं, मेरे पड़ोसियों को भी हिमालय की अस्थि की पुकार सुनाई नहीं देती। तो ये व्यंग्य सा करते हैं यहाँ पर। और वैसे हम आस्तिकता के साथ साथ कुंडली दिखाने, रत्न धारण करने और मंगलवार को हनुमान जी के यहाँ लड्डू चढ़ाने जाते हैं और देवताओं का दरबार करते हैं। तो मनौती मांगते हैं भारतीय संस्कृत की, यानी कि भारतीय संस्कृत की बात करते हैं। लेकिन ये सभी चीजें केवल छल हैं, लिखते हैं विद्यानिवास में से, ये सारी चीजें छल हैं। हम देवताओं का दरबार, यानी कि देवताओं को अफसर या नेता और अफसर या नेता को देवता मानते हैं। ठीक है, यानी कि आज की स्थिति पर व्यंग करते हुए लिख रहे हैं कि हम नेताओं को अफसर या नेता और अफसर या नेता को देवता मानते हैं। कहते हैं हम देवता को ही नहीं पूजते बल्कि उसके स्थान को भी पूजते हैं। जिस प्रकार नेता या अफसर की कहते हैं कुर्सी को पाकर, नेता अफसर की कहते हैं कुर्सी उसकी महिमा उसकी कुर्सी पाकर है, उसी प्रकार देवता के स्थान की वही महिमा है। ठीक है, कहते हैं हमारी नजरों में एकनिष्ठ श्रद्धा ही वास्तविक युग श्रद्धा है, इसी पैमाने से हम देवता को भी नापते हैं। भारतवर्ष की राष्ट्रीय एकता की बात करनी होगी तो वहां नगाधिराज हिमालय का नाम भी जरूर लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर विद्यानिवास लिखते हैं। तो लेखक कहते हैं आगे कि हिमालय में भी अब रस नहीं रहा। हिमालय पर भी प्रश्न चिन्ह लगाते हैं यहाँ पर विद्यानिवास मिश्र। कहते हैं कि हिमालय में भी अब रस नहीं रहा। क्यों? क्योंकि कहते हैं उसने हमें धोखा दिया। किस तरह से हिमालय ने धोखा दिया वो यहाँ पर बताते हैं आगे निबंध में, कि हम उसे संरक्षक या पहरी मानकर निश्चिंता पूर्वक सोते रहे और चीनी सेना ने हमारे हरे हरे भाग पर कब्जा कर लिया। हमने हिमालय पर्वत को पड़ोसी मानकर ही सब कुछ किया। हमारी सुख की नींद टूट गई, लगा कि एक बहुत बड़ा तिलिस्म टूट गया। यानी कि हम कहते हैं ना कि हिमालय भारत के उत्तर में एक रक्षा कवच के रूप में है, इतना रक्षा करता है। तो कहते हैं जब चीनी सेना ने भारत पर आक्रमण कर दिया तो कहते हैं हमारा ये भ्रम भी टूट गया। ये तो चीनी सेना की मेहरबानी हुई कि वह आतंक जमाकर पुनः लौट गई। हमने इसे एक बुरा स्वप्न मानकर विस्मित कर दिया। लेकिन कहते हैं इसके असर को कम करने के लिए कविताएं भी लिखा। अब तो एक धुंधली सी याद बाकी रहेगी। विद्यानिवास मिश्र लिखते हैं कि हार जीत का अंतर भी समाप्त हो गया। जो हम उस समय चीन से युद्ध हुआ था, कहते हैं उसकी अब, यानी कि जो थोड़ी सी यादें रह गई, हार जीत का जो अंतर था आज वो भी समाप्त हो गया। तो कहते हैं अब हिमालय के विश्वासघात करने का दुख नहीं रहा। हम वस्तुतः सिद्धावस्था में पहुंच चुके हैं, इसलिए हमें वर्तमान नहीं छू सकता। हमें केवल भूतकाल को पकड़ना है या भविष्य को खींचना है। वर्तमान हमें तनिक भी कहते हैं प्रभावित नहीं करता है, ना ही हमें वो छू सकता है। तो लेखक कहते हैं कि इसलिए हम अस्थि अस्थि की अटपटी भाषा नहीं समझ पाते। अस्थि मतलब वर्तमान, अस्थि का संदर्भ किससे है? वर्तमान से है, ये चीज भी ध्यान रखना है। तो कहते हैं अस्थि की अटपटी भाषा नहीं समझ पाते। लेखक कहता है हम खुद अपने आप में हिमालय हैं, अर्थात ऐसे बर्फ का घर है जो कभी बर्फ पिघलती ही नहीं, जिसमें चीजें ज्यों की त्यों पड़ी रह जाती हैं, जो और जैविक व्यापार आकर समाप्त हो जाता है। कहते हैं आज परिवारों में वंश के नाम पर असंख्य तनाव है। घर में यानी कि सास बहू के
के बीच, पिता पुत्र के बीच, भाई भाई के बीच, देवरानी जेठानी का धर्म अर्थ काम मोक्ष जो लिखते हैं विद्यानिवास में, ये सब बेईमान हो गए, बेईमानी हो चुके हैं। जिंदगी एक ठहराव रह गई है जिसमें कुछ चीजें अटक गई हैं। लोग कहते हैं ये युग अर्थ प्रधान है, कहते लेकिन विद्यानिवास लिखते हैं कि परंतु जहां तक मैं समझता हूँ ये युग शब्द प्रधान है, शब्दों की महिमा है यहाँ पर। यानी कि शब्द की महिमा के आगे कहते हैं किसी की महिमा नहीं चलती, अर्थों का यहाँ कोई महत्व नहीं हो जाता है। कहते हैं कि शब्द की महिमा ना होती तो हिंदुस्तान के संपादक हिमालय जैसे अर्थ शून्य विषय पर लेख लिखने के लिए आग्रह क्यों करते। कहते संपादक कहते हैं कि हिंदुस्तान के संपादक हिमालय पर लेख लिखने के लिए अर्थ क्यों कहते अगर कहते हैं कि मतलब अगर उस शब्द की महिमा ना होती। हिमालय भी एक शब्द ही तो है, हिंदुस्तान दूसरा शब्द है और हिंदुस्तान का हिमालय परस्त लेखक एक तीसरा, और जो उसका पाठक है वो कहते हैं चौथा शब्द है। ये सारे शब्द हैं, कहते हैं शब्दों की ही ये महिमा है चारों तरफ। इस चारों शब्द इसलिए एक दूसरे से जुड़े हैं कि अगर ये अर्थ होते तो इनमें आपसी लगाव और टकराव होता, झगड़े होते, कोई टूटता कोई तोड़ता। परंतु कहते हैं शब्द बड़े मासूम होते हैं, ये एकता में विश्वास करते हैं, इनमें कभी भी आपसी तनाव की संभावना नहीं होती है। कहते हैं अगर हिमालय एक विषय के रूप में भूगोल होता, हम लिखते हैं आगे उस हिमालय के विषय में कि कहते हैं अगर एक विषय के रूप में ये भूगोल होता तो इसको हम आसानी से भुला सकते थे, कमरे के मानचित्र हटा देने से इस समस्या का समाधान हो जाता। कहते हैं अगर ये इतिहास होता भी तो प्रगतिशील बनकर इसे मुक्ति मिल जाती, और अगर ये चौकीदार होता तो भी निद्रा की गोली से इस पर इसके बल की पुकार से छुट्टी मिल जाती। कहते हैं परंतु ये ना भूगोल है ना इतिहास है, न भूगोल या इतिहास का प्रहरी, ये केवल क्या है, अस्थि है। अस्थि मतलब ये वर्तमान है और वर्तमान से हम पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं, ये लेखक के कहने का भाव है। तो हिमालय के अस्थि का स्मरण कालिदास ने कुमार संभवम के बीज के रूप में किया। वर्तमान युग में हिमालय और उसकी अस्थि से इतनी तटस्थता आज इसलिए दिखा रहा है रहे कि इस अस्थि की पुकार हम तक नहीं पहुंच पाती। आज हमें अपने देश व किसी अन्य चीज का कोई दर्द नहीं, क्योंकि आज मानव संवेदनहीन हो गया है। लेखक कहता है कि एक कहानी का हवाला देते हुए लिखते हैं विद्यानिवास में से कि जब शिव बारात लेकर गए तो उसने खा पीकर हिमालय की संपूर्ण धन दौलत को समाप्त कर दिया। दहेज में पार्वती को 52 हंडा दिया। ये सुहाग पतिव्रता नारियों ने घमंड बस नहीं भोगा। कहते हैं निम्न जातियों की ही स्त्रियों ने इसे भोगा, पार्वती ने भी मुक्त भाव से दिया। तो कहते हैं अतः हमारी जो संस्कृति का सुहाग अहम से परिपूर्ण धनी वर्ग में ना होकर उसी अकिंचन वर्ग में सुरक्षित है जहां देश का अस्थि है। हम अपने स्वयं को अधनंगे अकिंचन लोगों से अलग मान रखा है हमने। कहते हैं उसी का ये वह रूप है कि हिमालय स्याह पीड़ा दिखाता है। क्या इस विरूप अस्थि की पुकार हमारे अस्तित्व बोध से व्यक्तित्व को अनावृत कर सकेगी। लेखक यहाँ पर एक प्रश्न उठाता है। इस निबंध की अगर हम विशेषताओं की बात करें कि तो विद्यानिवास मिश्र के इस निबंध की क्या विशेषताएं हैं लिखने उसमें अगर चलते हैं तो कहते हैं कि विद्यानिवास मिश्र हम सभी जानते हैं ललित निबंध लेखन के क्षेत्र में इनका महत्वपूर्ण स्थान है, और ये भी पांडित्य और शास्त्र ज्ञान का भी इनको एक मतलब बहुत ज्ञान था। ठीक है, तो अस्थि की पुकार हिमालय ललित निबंधों की श्रेणी में आता है और लेकिन भावात्मक भी है थोड़ा बहुत। और इनके ललित निबंधों के संदर्भ में डॉक्टर द्वारका प्रसाद सक्सेना का एक कथन आता है कि मिश्र जी ने अपने ललित निबंधों द्वारा हिंदी के निबंध साहित्य को अत्यधिक समृद्ध बनाया। आपके ये निबंध गहन अनुभूति और चमत्कार पूर्ण अभिव्यक्ति के ही भंडार नहीं है, अभी तो इनमें लेखक ने समसामयिक समस्याओं की ओर व्यंग्यपूर्ण संकेत करते हुए जीवन में व्याप्त विषमताओं को बड़ी चित्र और तत्परता और तल्लीनता के साथ अंकित किया है। ठीक है, तो इस निबंध की अगर हम विशेषताओं पर चलें तो इस निबंध में महत्वपूर्ण अगर इसके आलोचनात्मक रूप से इसका विश्लेषण करें तो एक महत्वपूर्ण विशेषता इसकी निकल कर आती है। पहला कि मानव की स्वार्थ परकता कहते हैं आस्तिकता का चित्रण। लेखक इसमें मानव की जो स्वार्थ परकता आस्तिकता है उसका वर्णन करते हैं कि स्वार्थ परक आस्तिकता पर व्यंग में बाणों से इसमें प्रहार किया गया। तो वो बताते हैं कि आज का सभ्य मानव भी कुंडली दिखाता है, ग्रहों को प्रसन्न करने के लिए रत्न धारण करता है, हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए मंदिर में लड्डू भी चढ़ाते हैं। कहते हैं यही नहीं देवताओं का दरबार भी करता है। मनौती माना सब कुछ दिखावा और ढोंग, सब कुछ आज का आधुनिक मानव कहते हैं, यानी कि इस आस्तिकता का वर्णन करते हैं। कहते हैं अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए आधुनिक मानव सब कुछ करता है। मानव की ये आस्था उसके लिए स्वार्थ का ही द्योतक है। आधुनिक मानव इसी स्वार्थी प्रीति को स्पष्ट करते हुए लेखक का एक कथन आता है इसमें कि हम देवताओं या अफसरों या नेता और अफसर नेता को देवता मानते हैं,
ये कथन नोट डाउन कर लीजिएगा कि हम देवताओं को अफसर या नेता और अफसर या नेता को देवता मानते हैं। हम धान पूजते हैं, माई को हम बरहम को का हो, तेलिया मसान हो, अगियाबेर हो, लंगोटी वाले हो, ये कहते हैं हम सबको पूजते हैं। तो लेखक ने यहाँ पर मनुष्य की स्वार्थ परकता का यहाँ पर वर्णन बताया है कि तो और अगली इसकी विशेषता आती है कि मनुष्य मानव के पाठ्य रूप पर यहाँ पर इन्होंने कटाक्ष किया। सांस्कृतिक मूल्यों का विघटन देखने को मिलता है उसके माध्यम से। कहते हैं, लिखते हैं कि जब पाश्चात्य संस्कृति का यहाँ पर आयात हुआ, तभी से भारतीयों ने अपनी संस्कृत को तिलांजलि दे दी, ऐसा निबंधकार लिखते हैं। इस संस्कृत को बासी कहकर इससे विमुख रहे, इसका परिणाम रहा कि मानव अपने मानवीय मूल्य ही भूल बैठा। तो इस निबंध में संस्कृत को भुलाकर पाश्चात्य समीकरण की दुनिया में हम प्रवेश कर गए। इस चीज का यहाँ पर जिक्र हिमालय के माध्यम से करते हैं कि हिमालय वास्तव में भारतीय जीवन का स्रोत है, हमारी संस्कृति का प्रतीक है। लेकिन वहां भी क्या है, वैज्ञानिक युग के कारण मानव को हिमालय की पुकार आज सुनाई नहीं पड़ रही है। ठीक है। और आगे कहते हैं, अगला आता है कि शहरों में व्याप्त ध्वनि प्रदूषण की समस्या का भी यहाँ पर जिक्र आ जाता है। लेखक कहते हैं, राहुल जी, तो हिमालय की पुकार सुनाई देती है, लेकिन कहते हैं मुझे नहीं सुनाई पड़ती, ना मेरे पड़ोसियों को। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि ध्वनि के प्रदूषण की वजह से यहाँ पर जोड़ देते हैं कि मुझे हिमालय की आवाज शहरों में नहीं सुनाई पड़ती है। ठीक है। ये कथन यहाँ पर आता है कि पर मुझे ये बुलावा नहीं मिलता, शायद मिलता, मुझे सुनाई नहीं पड़ता। तो यहाँ पर ध्वनि प्रदूषण की बात यहाँ पर करते हैं। ठीक है। तो निबंध के माध्यम से उन्होंने ध्वनि प्रदूषण की ओर भी एक इशारा किया, ध्यान आकर्षित किया। पारिवारिक संबंधों में तनाव की बात यहाँ पर लेखक करते हैं कि भारतीय परिवारों के मध्य में जो आत्मीयता, स्नेह और सौहार्द था, कहते हैं अब बिल्कुल समाप्ति के कगार पर है। परिवारों का विखंडन हो रहा है, व्यक्ति अकेले ही जीवन व्यतीत करना चाहता है। यह समस्या कहते हैं आने वाले समय में और भयंकर रूप धारण कर सकती है। कथन आता है यहाँ पर, लेखक कहते हैं, कहाँ का कुल, कहाँ का कर्ता, कुल के नाम पर अनगिनत तनाव है, सास बहू के बीच, देवरानी जेठानी के बीच। कहते हैं हर तनाव के बाद एक टूटन है। लेखक का ये कथन यहाँ पर आता है। तो लेखक ने करारा व्यंग किया कि समस्या का जो मूल कारण उन्होंने धन को ही माना। ठीक है। और धन के महत्व को नकारते हुए इस विवाद का केंद्र बिंदु भी वे स्वीकार करते हैं। लिखते हैं कि अगर ये अर्थ होते तो इनमें आपस में अलगाव होता, टकराव होता, झगड़े होते, कोई टूटता कोई तोड़ता। तो मिश्र जी ने यहाँ पर जीवन के यथार्थ सत्य को उद्घाटित किया है और इस समस्या पर भी एक व्यंग किया। हिमालय के विश्वासघात का भी चित्रण लेखक करते हैं कि लेखक की धारणा है कि जब राष्ट्रीय एकता की बात उठेगी, जब जब तब तब कहते हैं हिमालय का नाम हमारे सम्मुख जरूर आता है। सीमा पर हमारी प्रहरी के रूप में है ये, और हमें हिमालय पर पूर्ण विश्वास था कि उसको शत्रु कभी लांग नहीं सकता। लेकिन कहते हैं कि उसने भी हमारे साथ विश्वासघात कर दिया कि तो एक कथन आता है कि तो हिमालय भी रस नहीं रहा, हम फिर उसने इतना धोखा दिया, हम उसके आश्रय सोते रहे और लाल चींटियों का दल रेंग कर हमारे सीमांत का श्यामल प्रसार चट कर गया। आखिर उसने उसे हमने पासवां मानकर ही तो इतना सम्मान दिया। हमने उसे भाल कहा, अपनी किस्मत का लेखा जोखा उसमें अंकित कराया और कुछ नहीं किया। हमारी सुख नींद नष्ट हो गई और लगा कि एक बड़ा तिलिस्म टूट गया। तो लेखक ने उस समय जो चीनी आक्रमण हुआ उसका जिक्र यहाँ पर इसके माध्यम से किया। ठीक है। तो चीनी सेना के भारतीय क्षेत्र की रक्षा नहीं कर पाने के बाद हिमालय के द्वारा चीनी क्षेत्र यानी कि चीनी सेना की भारत घुसपैठ को रोक न पाने की असमर्थता का भी यहाँ पर लेखक करते हैं और हिमालय को विश्वासघाती का दर्जा वो दे देते हैं। ठीक है। तो भाषा शैली की अगर बात करें इस निबंध की, तो सरल, सहज, भाव अनुकूल भाषा है। लेखक ने संस्कृत, अंग्रेजी, तत्सम, उर्दू, फारसी शब्दों का प्रयोग किया, लाक्षणिक अलंकारों का भी इसमें प्रयोग किया, मुहावरों की छटा भी हम देख सकते हैं, और व्याख्यात्मक और लाक्षणिक शैली का भी लेखक इसमें प्रयोग करते हैं। तो भाषा और शैली की दृष्टि से ये मिश्र जी का बहुत ही उत्तम निबंध है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ये मिश्र जी का ये निबंध 1962 के चीनी युद्ध का भी संकेत करता है। देवताओं की पूजा करना, उन पर लड्डू चढ़ाना और बाह्य आडंबरों को भी इसमें बताया गया। और अस्ति की पुकार हिमालय का जो निम्न का निबंध है, ललित निबंध की दृष्टिकोण से एक श्रेष्ठ निबंधों की श्रेणी में आता है। तो ये था महत्वपूर्ण निबंध विद्यानिवास मिश्र का अस्ति की पुकार हिमालय, जिसके हमने विभिन्न बिंदुओं पर समीक्षा की। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक करना भी मत भूलिएगा, और कमेंट करके इसके आगे कि जो भी आपको इस विषय से संबंधित जो भी समस्या है, और जब किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी समस्या है तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। मिलते हैं कल फिर एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर। थैंक यू।